हाँ जी, सो होमवर्क डिस्कस कर लें। प्रैक्टिस असाइनमेंट क्वेश्चन नंबर 10। हाँ, शेड्यूल 13 का अमाउंट बताइए। $3830, ठीक है। 14 16 720 16 ये 27 प्रोविजंस 580। हाँ जी, नेट प्रॉफिट 168 168 लॉस। हाँ, ओपनिंग बैलेंस तो एप्रोप्रिएशन कुछ नहीं, बैलेंस कैरिड फॉरवर्ड 1686। हाँ, अब इसमें कोई डिफरेंसेस तो इन्वेस्टमेंट वही सुनो तो सही। इन्वेस्टमेंट वाले में मैंने आपको कहा था जो 125 का प्रोविज़न बनाना है, यू हैव 2 चॉइसेस, या तो शेड्यूल 14 में से माइनस कर दो, और अगर वो नहीं करते हो तो प्रोविजंस एंड कंटिजेंसीज में, दोनों में से एक। हाँ, आपने क्या किया है? किधर 14 में लिखा है तो आंसर 125 आएगा। फिर 125 माइनस करने के बाद 250 आया। देखिए, शेड्यूल 14 में कमीशन एक्सचेंज, कमीशन ऑन रेमिटेंस आएगा कितना? 75, लेटर ऑफ क्रेडिट 118, गवर्नमेंट बिजनेस 82, प्रॉफिट ऑन सेल 27, लॉस ऑन एक्सचेंज ट्रांजैक्शन -52। ये तो हो गए यहाँ तक। फिर ये तो हो गई, इनकी टोटल हो गई 250। अब अगर ये लॉस ऑन रीवैल्यूएशन यहाँ लिया है तो 125 हो जाएगा, अगर यहाँ नहीं लिया है तो ये 250 आएगा। तो उस केस में ये जो 581 आ रहा है वो 706 आ जाएगा। वो कुल मिला के कॉम्पेंसेटिंग इफेक्ट रहेगा। हाँ, आप कोई डाउट इसके अलावा और कोई डिफरेंस सबके मिल रहा है? हाँ, क्वेश्चन नंबर 11। $78 लाख, $54 हाँ हाँ, अरे एक मिनट, घबराओ मत, मैं ठीक है। हाँ, आज चैप्टर ख़त्म नहीं करूँगा। हाँ, तो 11 क्वेश्चन में प्रोविज़न फॉर टैक्स बनाना था बराबर एक तो, और बेड डेट्स था 4 lakhs। तो प्रोविजंस वाला नोट देख लीजिए। एक तो बेड डेट्स आएगा कितना? 4 lakhs। उसके बाद टैक्स प्रोविज़न, हाँ, कैलकुलेटर में 78,16,000 प्लस 82,000 माइनस 38,50,000 माइनस 8,22,000 माइनस 4 लाख। ये जो अमाउंट बचा है कितना? 28 लाख 26,000, इसका 55%, 15 लाख 54,300 प्लस 4 लाख 19,54,300। हाँ भाई, आप कोई डाउट हो पूछ लो भाई। भाई जो भी अलग आंसर आया किसी के मिल गया? एनी डाउट्स एनीवन? ठीक है। हाँ, ओपनिंग बैलेंस है क्या?
तो ये हो गया 1271,700। हाँ, स्टैचुरी रिजर्व 317। और भी कोई है क्या? बस 953,775। हाँ, चेक कर लीजिए भाई। ठीक है। देन क्वेश्चन नंबर 12 क्या हुआ? 12 का फर्स्ट शेड्यूल 13 या सीधा नेट प्रॉफिट? अच्छा, हाँ जी। क्वेश्चन नंबर 12, 9,92,033 बोलते हैं इसको। हाँ, वैसे एक आराम है, सीए नहीं भी हुई तो लोकसभा में पहुंच ही जाओगे। हैं? हाँ, नेट प्रॉफिट 880 नहीं है। एक मिनट, कौन सा था ये? 12th क्वेश्चन, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स एक तो। हाँ जी, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स सबका मिला के कितना हुआ? 220। उसके बाद टैक्स का प्रोविजन 6,669, 660। तो ये हो गया 880। हाँ, राउंड ऑफ कर दो ना। जब क्वेश्चन में रुपीज़ इन थाउजेंड्स राउंड ऑफ में है तो अपने को भी राउंड ऑफ ही रखना पड़ेगा। हाँ जी, नेट प्रॉफिट 15, ओपनिंग बैलेंस 1835, एप्रोप्रिएशन स्टैचू रिजर्व, और भी है रेवेन्यू रिजर्व 154, कैरिड फॉरवर्ड। हाँ जी। कोई डाउट्स भाई? उसके बाद नेक्स्ट कौन सा था? 13। कल दिया ना? हाँ हाँ, नहीं फिर कल बोला था करना ही है। एक मिनट, कौन सा क्वेश्चन? अच्छा, हेडिंग गलत हो गया, क्लासिफिकेशन ऑफ एडवांसेस लिखो। ठीक है क्या? हाँ, 0.4, कोई बात नहीं है। हाँ, तो क्वेश्चन नंबर 13, 750 प्रोविजंस 1। क्या प्रोविजंस? हाँ, टैक्स और सब मिला के 1। हाँ, नेट प्रॉफिट 130, ओपनिंग बैलेंस, स्टैचू रिजर्व, और भी कुछ है क्या? 101। हाँ, ठीक है। बोलो भाई। Now we take up the next part of this chapter, and that is balance sheets.
यस आज आप बैलेंस शीट का फॉर्मेट निकालिए। सो देखिए भाई, फॉर्मेट ऑफ बैलेंस शीट, लाइबिलिटी साइड का हेडिंग है कैपिटल एंड लाइबिलिटीज़, और 5 शेड्यूल है। सबसे पहला शेयर कैपिटल, दूसरा है रिजर्व्स एंड सरप्लस, तीसरा डिपॉजिट्स, बोरोइंग्स एंड अदर्स। हाँ, शेड्यूल नंबर फिक्स है, ओके। और लाइबिलिटी साइड में सबसे इम्पॉर्टेंट शेड्यूल जो है वो है शेड्यूल 3 डिपॉजिट्स, ओके। बिकॉज बैंकिंग कंपनी का सबसे इम्पॉर्टेंट बिजनेस का शेड्यूल यही है कि बैंकों का काम क्या है, लोगों से डिपॉजिट लेना और वापस आगे एडवांसेस के फॉर्म में बांटना। नाउ एसेट साइड यू विल फाइंड सबसे पहला क्या है, कैश, कि सबसे ज़्यादा बैंकों के पास यही पड़ा रहता है कैश, चाहे बैंक के खुद के पास है या आरबीआई के पास है, ठीक है। शेड्यूल नंबर 6। देन अपन ने जो पढ़ा, दूसरी बैंकों के पास भी हमारा पैसा पड़ा है, तो बैलेंस विथ अदर बैंक्स। देखिए आरबीआई के पास जो पैसा पड़ा है वो तो कैश के साथ और आरबीआई के साथ आ गया। दूसरी बैंकों के पास जो पैसा पड़ा है, देन मनी एट कॉल एंड शॉर्ट नोटिस, ओके, जो ट्रेजरी बिल्स वगैरह का पैसा है। 7 शेड्यूल 8 इज इन्वेस्टमेंट्स, शेड्यूल 9 एडवांसेस, हाँ दिस इज अगेन द मोस्ट इम्पॉर्टेंट शेड्यूल, ओके। आफ्टर दैट शेड्यूल 10 फिक्स्ड एसेट्स एंड शेड्यूल 11 अदर एसेट्स। अदर्स वही वाली बात है, जो कहीं फिट नहीं होगा वो इनमें आ जाएगा। और शेड्यूल 12 कंटिजेंट लाइबिलिटीज़। बैलेंस शीट के फुटनोट में एक और भी आपको मिलेगा, बिल फॉर कलेक्शन। याद आया भाई, बिल फॉर कलेक्शन एसेट अकाउंट, बिल फॉर कलेक्शन लाइबिलिटी अकाउंट। तो जितने भी बिल्स बैंक के पास पड़े हैं, हाँ वो कंटिजेंट लाइबिलिटी में नहीं है, उसका एक अलग से हेडिंग है बिल फॉर कलेक्शन, ओके। बाकी वो जो गारंटीज, एक्सेप्टेंस, एंडोर्समेंट्स थे वो तो सब कहाँ पे जाएंगे, कंटिजेंट लाइबिलिटी में। क्यों? कि उसमें तो बैंक की लाइबिलिटी बन सकती है, पर बिल फॉर कलेक्शन में बैंक की एसेस लाइबिलिटी कभी बनती ही नहीं है। पैसा आएगा तो वापस देना है आगे, नहीं आएगा तो कुछ भी नहीं, ओके। अब जहाँ तक हमारा फर्स्ट शेड्यूल है शेयर कैपिटल, हाँ फॉर्मेट निकालिए भाई। हाँ अपने मेरे काम कुछ आएगा नहीं, बट सिर्फ थ्योरेटिकल नॉलेज के लिए। फॉर नेशनलाइज्ड बैंक्स, इंडिया की जितनी भी नेशनलाइज्ड बैंक है उनकी कैपिटल गवर्नमेंट के पास होती है, तो कैपिटल फुली ओन्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। सेकंड है बैंक्स इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया, फॉरेन बैंक्स की भी इंडिया में ब्रांचेज होती है, ओके। तो दे आर नॉट इनकॉर्पोरेटेड इन इंडिया, दे आर जस्ट हैविंग देयर ब्रांच इन इंडिया। तो अगर किसी भी फॉरेन बैंक को इंडिया में ब्रांच खोलनी है, ये नहीं हाँ भाई ये जगह ठीक है, ऑफिस किराए पे लिया, ब्रांच खोल दी, लोगों से डिपॉजिट लेना शुरू कर दिया, फिर गायब हो गए, ठीक है। आरबीआई की परमिशन चाहिए। इंडिया में अगर किसी को भी बैंकिंग बिजनेस करना है, चाहे एनबीएफसी भी रजिस्टर करनी है, नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी, मतलब फिनेंस का बिजनेस अगर करना है, देखिए आप कहेंगे तो अच्छा ही ना, फिनेंस का बिजनेस करें, लोगों को पैसा उधार देंगे, और उधार कोई अपनी जेब से कोई नहीं देता है, एक तरफ पब्लिक से पैसा लेते हैं और वापस आगे उधार देते हैं, तो देयरफॉर पब्लिक इंटरेस्ट इज़ इन्वॉल्व। तो इवन इफ फॉरेन बैंक को इंडिया में बिजनेस करना है तो दे हैव टू टेक परमिशन फ्रॉम आरबीआई, और आरबीआई परमिशन तभी देता है व्हेन दे डिपॉजिट अ सर्टेन अमाउंट विद आरबीआई, कि इतना पैसा जमा करा दो। अब वो फॉरेन बैंक्स को तो बैलेंस शीट फॉरेन में बनानी है, तो आप कहेंगे इंडिया में फिर इसका बैंकिंग कंपनी के फॉर्मेट का कोई यूज़ है क्या? यस, उन फॉरेन बैंक्स को इंडियन ब्रांचेस का रिपोर्ट आरबीआई को देना पड़ेगा। तो इंडियन ब्रांचेस का जब रिपोर्ट देना है तो इसी फॉर्मेट में देना पड़ेगा, और यहाँ पर उन्होंने जितना पैसा आरबीआई के पास जमा कराया था दैट विल बी ट्रीटेड एज कैपिटल, ओके। तो फॉर बैंक्स इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया, कैपिटल क्या है? द अमाउंट ब्रॉट इन बाय बैंक बाय वे ऑफ स्टार्टअप कैपिटल एज प्रिस्क्राइब्ड बाय आरबीआई, एन अमाउंट ऑफ डिपॉजिट केप्ट विथ आरबीआई। तो आरबीआई के पास जो डिपॉजिट जमा कराया, जो कैपिटल इंट्रोड्यूस करी इंडिया में, वो सब यहाँ पर आएगा। बी वेरी क्लियर, इट विल नॉट बी शेयर कैपिटल एज सच, जैसे वी हैव एचएसबीसी,
हांगकांग संघाई बैंकिंग कॉरपोरेशन। अब वो HSBC ने इंडिया में बिजनेस शुरू किया, मान लीजिए 1000 करोड़ RBI के पास जमा करा दिए। ओके, अब HSBC की शेयर कैपिटल तो हांगकांग वाली बैंक वहाँ पे दिखेगी। यहाँ तो आप सिर्फ इंडियन ऑपरेशंस की बात करूँगा तो उसमें तो शेयर कैपिटल होगी नहीं। तो उन्होंने जितना इंडिया में पैसा इन्वेस्ट किया है, RBI के पास पैसा जमा कराया है, वो प्रैक्टिकली कहाँ दिखाया जाएगा? एज पार्ट ऑफ कैपिटल। थर्ड है दूसरी सारी बैंकें, वही जो अपन हमेशा से करता है, ऑथराइज, इशूड, सब्सक्राइब, कॉल्ड अप, पेड अप, फॉरफीचर, रीइश्यू। हाँ, अपने थर्ड वाला ही काम आएगा मोस्टली। ओके, और इसमें भी इतनी रामायण मिलेगी नहीं, ऑथराइज, इशूड, सब्सक्राइब। रीज़न, इस चैप्टर में एग्जामिनर का ऑब्जेक्टिव ये नहीं होगा कि आपको ऑथराइज, इशूड, सब्सक्राइब आता है क्या, वो तो प्रैक्टिकली 12th में फाउंडेशन में टेस्टिंग हो गई। यहाँ पर तो इस चैप्टर में तो शेड्यूल 1, 2 मैंने आपको कहा इंपॉर्टेंट है ही नहीं, इंपॉर्टेंट ही कौन सा है? 3। नेक्स्ट, रिजर्व सरप्लस, वही शेड्यूल 3 वाली रिक्वायरमेंट, ओपनिंग बैलेंस, एडिशन, रिडक्शन। देखिए, स्टैचू रिजर्व, कैपिटल रिजर्व, प्रीमियम, रेवेन्यू रिजर्व, लास्ट में बैलेंस इन पीएनएल अकाउंट। आप कहीं बैलेंस इन पीएनएल में ये लिखा ही नहीं, ओपनिंग बैलेंस, एडिशन, रिडक्शन, बाकी सब में तो लिखा है। तो पीएनएल एप्रोप्रिएशन के लिए ऐसा क्यों नहीं लिखा? क्योंकि अपन ने जितने भी पीएनएल अकाउंट बनाए हैं उसमें जो थर्ड और फोर्थ पार्ट था, अपन ने इस बैंकिंग कंपनी में जो पीएनएल का फॉर्मेट बनाया, थर्ड और फोर्थ पार्ट क्या था? नेट प्रॉफिट, ऐड ओपनिंग बैलेंस, फिर एप्रोप्रिएशन, फिर सीधा क्लोजिंग बैलेंस। तो जब वहीं पे सब डिटेल आ गई तो ऑब्वियसली वापस इस शेड्यूल में रिपीटेशन थोड़ी होएगा। ओके, पर बाकी के जितने भी रिजर्व्स है उनका ओपनिंग बैलेंस, एडिशन, रिडक्शन यहाँ आएगा। पीएनएल से रिलेटेड यहाँ कुछ नहीं आएगा, जबकि नॉर्मल कंपनीज़ में पीएनएल से रिलेटेड भी सारी डिटेल आती थी। रीज़न, नॉर्मल कंपनीज़ में शेड्यूल 3 का पीएनएल कहाँ ख़त्म हो जाता है? नेट प्रॉफिट पे। यहाँ पे नेट प्रॉफिट के बाद आगे का एप्रोप्रिएशन भी पीएनएल में आ गया, तो इसलिए यहाँ पर उसका सिर्फ क्लोजिंग बैलेंस आएगा, दैट्स ऑल। अब शेड्यूल 3 डिपॉजिट समझिए भाई। तो बैंकों के पास जो भी पैसा आता है डिपॉजिट्स के फॉर्म में, वो 3 तरह से आता है। वन इज़ करंट अकाउंट, अनदर इज सेविंग अकाउंट, तीसरा फिक्स्ड डिपॉजिट। करंट अकाउंट का जो सही नाम है वो है डिमांड डिपॉजिट। डिमांड डिपॉजिट का मतलब वो डिपॉजिट जो कस्टमर के डिमांड करते ही वापस देनी पड़ेगी। ओके, मतलब जैसे ही कहेगा आता पैसा दो। तो डिमांड डिपॉजिट्स के 2 पार्ट हैं, फ्रॉम बैंक्स, फ्रॉम अदर्स। देन सेविंग बैंक में कोई ब्रेकअप नहीं है। टर्म डिपॉजिट में फिर से 2 पार्ट हैं, फ्रॉम बैंक्स, फ्रॉम अदर्स। अब आप कहेंगे कि बैंक की बैलेंस शीट में डिमांड डिपॉजिट्स फ्रॉम बैंक्स मतलब क्या हुआ? एक बैंक के पास दूसरी बैंक का पैसा पड़ा है। तो समझिए, अपने फर्स्ट डे डिस्कस किया था ना क्लियरिंग सिस्टम। तो मान लीजिए HDFC, SBI, हाँ, HDFC SBI से पैसे मांगती है, तो HDFC की बैलेंस शीट में किधर आएगा? एसेट साइड। SBI की बैलेंस शीट में किधर आएगा? लायबिलिटी साइड। ओके, HDFC अगर पैसा मांगती है तो HDFC के लिए एसेट हो गया, SBI के लिए लायबिलिटी। अब SBI की बैलेंस शीट में ये लायबिलिटी साइड में डिपॉजिट्स में आएगा कि डिपॉजिट्स फ्रॉम HDFC, कि भाई इतना पैसा हमारे पास HDFC का पड़ा है। फ्रॉम बैंक्स, हाँ, अदर्स का मतलब जो दूसरे कस्टमर्स हैं उनके करंट अकाउंट। अच्छा, जब रोज़ के ट्रांजैक्शन चलते हैं ना, तो इट इज़ बेसिकली पार्ट ऑफ करंट अकाउंट ओनली। मतलब एक तरह से ये समझ लीजिए, बैंक का खुद का दूसरी बैंकों में क्या होगा? करंट अकाउंट। अच्छा, अगर इसका बैलेंस क्रेडिट है तो डिपॉजिट्स में आ जाएगा। आप कहेंगे बैलेंस मान लो डेबिट हुआ, जैसे इधर बात करूँ HDFC के लिए तो एसेट हो गया, तो आप कहेंगे वो फिर कहाँ पर आएगा? वो ऑब्वियसली इधर आएगा, और वो आएगा बैलेंस विथ अदर बैंक्स, मनी एट कॉल एंड शॉर्ट नोटिस। अलग से हेडिंग बना हुआ है, बैलेंस विथ अदर बैंक, दूसरी बैंकों के पास जो अपना पैसा पड़ा है और दूसरी बैंकों से अपन ने ले रखा है, तो ऑब्वियसली वो दूसरी बैंकों का क्या है? डिपॉजिट है, तो इट विल कम हियर। डिमांड डिपॉजिट मतलब ब्रैकेट में लिख दीजिएगा करंट अकाउंट। हाँ, फिर सेविंग बैंक। आप कहेंगे सेविंग में 2 क्यों नहीं है? फ्रॉम बैंक्स, फ्रॉम अदर्स, कि एक बैंक दूसरी बैंक में सेविंग अकाउंट नहीं खुलवा सकती। हाँ, टर्म डिपॉजिट यू विल अगेन फाइंड फ्रॉम बैंक्स, फ्रॉम अदर्स। आप कहेंगे ये कैसे? तो देखिए, सपोज़ एक बैंक के पास बहुत सारी डिपॉजिट्स आ गई, अब कोई पैसा उधार लेने ही नहीं आ रहा है, तब आप कहेंगे वो बैंक क्या करे उन पैसों का? हाँ, आप कहेंगे या तो इन्वेस्ट करो,
पर इन्वेस्टमेंट भी तो रिस्क लगती है ना, कई बार लगता है मॉनेटरी पॉलिसी का भरोसा नहीं, आरबीआई कब रेट बढ़ा दे कम कर दे, तो बॉन्ड की यील्ड भी एकदम से क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। तो अब वो ऐसे केस में दूसरी बैंकों के पास एफडी करा सकती है। मतलब पता चला कि एसबीआई ने एचडीएफसी में क्या करा रखी है, एफडी करा रखी है। मतलब आप कहेंगे क्या, एक तरफ तो पब्लिक से एफडी ले रहे हो, दूसरी तरफ खुद ही करवा रहे हो। ओके, तो दैट इज़ पॉसिबल। तो एक बैंक ने दूसरी बैंक में एफडी करवाई, हाँ, तो जिसने एफडी करवाई उसके लिए तो इन्वेस्टमेंट हो गया, पर जिसने एफडी ली दूसरी बैंक से उसके लिए डिपॉजिट, लाइबिलिटी, टर्म डिपॉजिट फ्रॉम बैंक्स, फ्रॉम अदर्स। देखो भाई, लोग लोन ही नहीं ले रहे हैं ऐसा तो कभी होता ही नहीं, पर अच्छे लोग कई बार लोन नहीं लेते हैं और कोई बैंक अच्छे लोगों को ही पैसा देती है। तो ठीक है, ठीक है। सो एट टाइम्स इट हैपन्स, भाई मिसमैच हो जाता है ना, एक के यहाँ तो लाइन लगी हुई है लोन लेने वालों की, एक के यहाँ पैसे जमा कराने वालों की लाइन लगी हुई है। भाई अगर आपको लगता है कि ये बैंक उठने वाली है तो बताओ उससे आप लोन लोगे या जमा कराओगे? हैं, लोन लोगे ना, तो मतलब वहाँ पे तो लोन लेने वालों की लाइन लगी हुई है, और अपने पैसे कौन सी बैंक में जमा रखोगे जहाँ लगता है ये कहीं जाने वाली नहीं है। ठीक है। सो एनीवेज, एक बैंक का दूसरे बैंक के साथ ट्रांजैक्शन चलता रहता है। लाइबिलिटी साइड में या तो करंट अकाउंट के हिसाब में पैसा पड़ा होगा या डिपॉजिट्स इन फॉर्म ऑफ टर्म डिपॉजिट्स। हाँ, टर्म डिपॉजिट को अपन कॉमन नेम में क्या जानते हैं, एफडीज, एफडीआर, जो फिक्स डिपॉजिट रिसीट। ओके, अब वापस से नीचे क्लासिफिकेशन है, डिपॉजिट्स ऑफ ब्रांचेस इन इंडिया, डिपॉजिट्स ऑफ ब्रांचेस आउटसाइड इंडिया। नाउ अंडरस्टैंड, सपोज आप ये एसबीआई का डिपॉजिट्स का शेड्यूल बना रहे हो। एसबीआई के कुछ ब्रांचेस कहाँ पर है, इंडिया में, और कुछ कहाँ हैं, आउटसाइड इंडिया है। मैं एक बार सिर्फ समझाने के लिए बता रहा हूँ। अब मान लीजिए इनके पास 3 तरह का पैसा आया होगा, डिमांड डिपॉजिट, सेविंग बैंक डिपॉजिट एंड टर्म डिपॉजिट। मान लीजिए इंडिया की ब्रांचेस में 1000, 200, 800, टोटल 2000। आउटसाइड इंडिया 200, 100, 100, टोटल 400। और अगर मैं ओवरऑल टोटल करूं तो डिमांड डिपॉजिट्स कितना हो गया, 1200, 300, 900, 2000, 400। ये मैंने एक मैट्रिक्स बना दिया। अब ये जो शेड्यूल 3 में फिगर्स फिलअप होंगे, तो शेड्यूल 3 डिपॉजिट्स का जब बनेगा, सबसे पहला है डिमांड डिपॉजिट्स। हाँ, आप कहीं ये आएगा, ये आएगा, या टोटल आएगा, तो बी वेरी क्लियर, ऊपर वाला जो पार्ट है वो टोटल है, चाहे इंडिया चाहे इंडिया के बाहर। तो डिमांड डिपॉजिट्स में कितना आएगा, 1200, सेविंग बैंक डिपॉजिट्स में 300, टर्म डिपॉजिट में 900, टोटल 2400। फिर इसी 2400 का वापस से ब्रेकअप आएगा, इंडिया के अंदर कितना है, 2000, इंडिया के बाहर कितना है, 400। बैलेंस शीट में कितना आएगा, 2400 या 4800? तो देखिए 2400 ही है, बस एक ही अमाउंट को अलग अलग तरह से प्रेजेंट किया है। क्या आप लोकेशन वाइज देख लो, टाइप ऑफ एसेट वाइज देख लो। अब आप कहीं ऐसा नहीं कर सकते क्या, डिमांड डिपॉजिट इन इंडिया आउटसाइड इंडिया, इन इंडिया आउटसाइड इंडिया, ठीक है, करने का मना नहीं है। अपने फॉर्मेट की रिक्वायरमेंट, ये मिनिमम रिक्वायरमेंट है भाई, इतना दे दो। कोई ऐसे भी बना के देना चाहे तो भी मना नहीं है, हाँ, पर अपने तो इससे ही काम चलेगा। अब आपने कहा मैंने क्वेश्चन पूरा पढ़ लिया, इन इंडिया आउटसाइड इंडिया की डिटेल ही नहीं है, एग्जामिनर को थैंक यू बोलो, ये पार्ट बनाने की ज़रूरत नहीं रहेगी। क्लियर? देन शेड्यूल 4 बोरोइंग्स। हाँ, ये बोरोइंग्स और डिपॉजिट्स में क्या फ़र्क होता है? हैं? बोरोइंग
लाइबिलिटी है और डिपॉजिट एसेट है। जी देखो देखो भाई सुनो, दोनों ही लाइबिलिटीज है, फ़र्क क्या है? हाँ, एक में आप जाके मांगते हो पैसे दे दो रे, एक लोग आके देते हैं नहीं नहीं रखने ही पड़ेंगे। हैं? हाँ, मतलब ग्राहक चक्कर काटते हैं नहीं नहीं पैसे रखने ही पड़ेंगे, डिपॉजिट। भाई बैंक वाले घर थोड़ी आता है चलो आपके पैसे हम रख ले जाते हैं। आप बैंक जाते हो, हमारे पैसे ले लो, लाइन में और खड़े होते हो, खुद के ही पैसे निकालने हो तो भी लाइन में खड़े होते हो। ओके, तो दैट इज़ डिपॉजिट, ठीक है। और बोरोइंग्स आर लोन्स टेकन बाय बैंक। अच्छा, कैश फ्लो के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं, बोरोइंग फाइनेंसिंग एक्टिविटी, डिपॉजिट्स ऑपरेटिंग एक्टिविटी। ओके, तो बोरोइंग्स आर लोन्स टेकन बाय बैंक, क्योंकि बैंक को भी पैसा तो चाहिए, सारा का सारा काम डिपॉजिट से नहीं होता। ये नहीं आपने कहा ये काम ठीक है ना, बैंक खोल दो, लोगों से पैसा आएंगे, आगे उधार दे देंगे, ठीक है। वो लोग वापस मांगने आ गए तो कहाँ से लाओगे? उधार वाले तो आएंगे जब आएंगे। खुद का पैसा भी चाहिए, ठीक है, कैपिटल भी चाहिए और कई बार बोरोइंग्स भी चाहिए, सो एज टू हैव द एडिक्वेट बैलेंस। तो देखिए बोरोइंग्स में इन इंडिया आरबीआई से, दूसरी बैंकों से, अदर इंस्टीट्यूशन से, फिर आउटसाइड इंडिया, और फिर टोटल लग जाएगी। और उसमें फिर नीचे ब्रेकअप देना है इसमें से सिक्योर्ड कितनी है। तो देखिए यहाँ पे इन इंडिया, आउटसाइड इंडिया अंदर ही आ गया, टोटल आ गया। टोटल मान लीजिए 5,000 करोड़ की बोरोइंग है। अब उसमें से सिक्योर्ड बोरोइंग 3,000 है, बस नीचे एक ब्रेकअप आ जाएगा, सिक्योर्ड आउट ऑफ अबव इज़ 3,000। हाँ, वैसे अपने क्वेश्चंस में इतनी डिटेल आती नहीं है मैक्सिमम। मैंने आपको कहा ना, जो पूरी एग्जामिनर डिटेल के साथ पूछ सकता है वो एक इधर है और एक नीचे एडवांसेस है, क्योंकि इस चैप्टर का मेन इंपॉर्टेंट शेड्यूल ही यही है। अदर लाइबिलिटीज़ एंड प्रोविजंस में देखिए, हाँ बचा कुचा सब, बिल्स पेबल वो नॉर्मल वाला जो आप 11-12 से पढ़ते आ रहे हो, इंटर ऑफिस एडजस्टमेंट बाद में बताऊंगा, एक्रूड इंटरेस्ट। हाँ, ये एक्रूड इंटरेस्ट कौन सा है भाई? पेबल मतलब डिपॉजिट्स पे या बोरोइंग्स पे। अदर्स इंक्लूडिंग प्रोविजंस, इसमें डैश करके लिख लो, रिबेट ऑन बिल डिस्काउंटेड। हाँ, वो जो ईयर एंड का रिबेट है लाइबिलिटीज़ में आएगा। हाँ, ऊपर 4 में तो कहीं फिट हो नहीं सकता, यहीं आएगा, रिबेट ऑन बिल डिस्काउंटेड। फिर लिखो भाई प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स। आप कहीं इधर कैसे आने लग गया? वो तो अपन एडवांसेस माइनस करेंगे। हाँ, रूल तो वैसा ही है, पर स्टैंडर्ड वाला इधर आता है, बाकी सबका उसमें से माइनस होता है। पर क्वेश्चंस के पॉइंट ऑफ व्यू से इंस्टीट्यूट ने कह रखा है इधर ही लिख दो, पूरा का पूरा प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स लाइबिलिटी साइड में। ओके, नेक्स्ट प्रोविज़न फॉर टैक्स। हाँ, ये भी यहीं आएगा, ठीक है, प्रोविज़न फॉर टैक्स। हाँ, फिर आपने कोई आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस वगैरह का बाई चांस कोई एडजस्टमेंट आ जाए, क्योंकि देखिए लाइबिलिटी साइड में एक 5वां शेड्यूल ही है जिसमें बाकी सब चीज़ें आ सकती हैं। नेक्स्ट शेड्यूल 6, कैश इन हैंड बैलेंस विद आरबीआई। उसमें कैश इन हैंड इंक्लूडिंग फॉरेन करेंसी नोट्स। हाँ, बैंक के पास तो फॉरेन करेंसी भी होती है, तो फॉरेन करेंसी भी कैश ही होता है। ये नहीं कैश का मतलब सिर्फ गांधी जी की फ़ोटो ही हो। ओके, तो देन बैलेंस विद रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। हाँ, इन करंट अकाउंट एंड अदर अकाउंट्स। तो आरबीआई के पास जो अपना पैसा पड़ा है, अगेन वहाँ पे भी करंट अकाउंट एंड अदर अकाउंट्स और टोटल। तो देखिए 2 चीज़ें हैं शेड्यूल 6 में, कैश इन हैंड, दूसरा बैलेंस विद आरबीआई। और आरबीआई में भी अगर क्वेश्चन ने ब्रेकअप दिया है तो डिटेल आ जाएगी। नेक्स्ट इज बैलेंस विद अदर बैंक्स, मनी एट कॉल एंड शॉर्ट। अच्छा, नोट्स है, नोटिस, शॉर्ट नोटिस करो भाई, वो हेडिंग में शॉर्ट नोट्स लिख गए ना, नोटिस। सो बैलेंस विद अदर बैंक्स, मनी एट कॉल एंड शॉर्ट नोटिस। सो देखिए बैलेंस विद बैंक्स, करंट अकाउंट, अदर अकाउंट। हाँ, ये इन इंडिया वाला। फिर मनी एट कॉल एंड शॉर्ट नोटिस विद बैंक्स विद अदर इंस्टीट्यूशंस, गवर्नमेंट ट्रेजरी बिल्स, कमर्शियल पेपर्स जिनकी मैच्योरिटी शॉर्ट पीरियड की होती है। ऐसा नाम क्या है? मनी एट कॉल, मनी एट शॉर्ट नोटिस। मनी एट कॉल का मतलब आपने किसी को पैसा दिया है, उसको बोला जैसे ही हम कॉल करेंगे वापस आ जाना भाई पैसे लेके, मनी एट कॉल। कॉल मनी मार्केट भी होता है भाई, फाइनेंशियल टर्मिनोलॉजीज में खूब सारी चीज़ें होती है, कॉल मनी मार्केट।
ओके, कि अभी कॉल मनी की रेट्स क्या चल रही है, पैसा वहाँ पे भी इन्वेस्ट होता है। ओके, देन मनी एट शॉर्ट नोटिस, 10 दिन, 15 दिन, 25 दिन, ठीक है। गवर्नमेंट ट्रेजरी बिल जनरली इतने दिन के इशू करती है, वो आपने बैंक ने ले रखे हैं, तो दैट इज़ मनी एट शॉर्ट नोटिस। तो इन इंडिया, फिर वापस आउटसाइड इंडिया और टोटल। हाँ, इसमें भी ठीक है, थियोरेटिकली इतनी सारी चीज़ें हैं, प्रैक्टिकली तो बस आपको याद रखना है। क्वेश्चन में अगर मनी एट कॉल आया, मनी एट शॉर्ट नोटिस आया, बैलेंस विद अदर बैंक्स आया, ये सब शेड्यूल 7। शेड्यूल 8 इन्वेस्टमेंट्स। इन्वेस्टमेंट्स इन इंडिया, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़, अदर अप्रूव्ड सिक्योरिटीज़, इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स, डिबेंचर्स, ठीक है, सब्सिडरीज, अदर्स। फिर इन्वेस्टमेंट आउटसाइड इंडिया में गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, सब्सिडरीज, अदर्स, टोटल, फिर ग्रैंड टोटल। हाँ, ग्रैंड टोटल क्यों? पहले इंडिया वाले इन्वेस्टमेंट आ गए, फिर आउटसाइड इंडिया वाले, और उनकी ग्रैंड टोटल बैलेंस शीट में जाएगी। अब शेड्यूल 9 अच्छे से समझ लीजिए भाई। हाँ, शेड्यूल 9 जैसे डिपॉजिट्स में अपन ने समझा, एक ही टोटल को 2 तरह से क्लासीफाई किया हुआ था। शेड्यूल 9 एडवांसेस में एक ही टोटल को 3 तरह से क्लासीफाई करके एनालाइज किया जाएगा। तो एडवांसेस, बैंक जो भी पैसा उधार देती है, किस किस फॉर्म में देती है? एक तो बिल डिस्काउंटिंग करती है, एक टर्म लोन देती है, और एक सीसी लिमिट्स एंड ओवरड्राफ्ट। तो बैंक ने जितने भी पैसे उधार दिए हैं, ओके, वो क्लासीफाई हो जाएगा बिल परचेज डिस्काउंटेड, कैश क्रेडिट्स, ओवरड्राफ्ट्स, या और भी किसी तरह का लोन जो रीपेबल ऑन डिमांड हो, ओके। और उसके बाद टर्म लोन। तो सपोज, अच्छा, ये इन इंडिया प्लस आउटसाइड इंडिया सब जोड़ लगा के आएगा। तो मान लीजिए 2000 का बिल डिस्काउंटेड था, 5000 का टर्म लोन था, 3000 का सीसी लिमिट था, टोटल कितना हो गया भाई? 10,000। बैलेंस शीट में 10,000 जाएगा। अब बैंक जो भी लोन देती है उसमें से कुछ क्या होंगे? सिक्योर्ड, कुछ क्या होंगे? अनसिक्योर्ड। तो देखिए सेकेंड पार्ट में क्या है? सिक्योर्ड बाई टेंजिबल एसेट। हाँ, टेंजिबल एसेट कोई आपने गिरवी रख के लोन दिया है। फिर सिक्योर्ड बाई गवर्नमेंट ऑब्लिक बैंक गारंटी, और लास्ट में अनसिक्योर्ड। देखिए इसी 10,000 को अब मुझे वापस से बताना है, मतलब इनमें से सिक्योर्ड अनसिक्योर्ड की क्या क्या स्थिति है। हाँ, सिक्योर्ड बाई टेंजिबल एसेट, ओनली टेंजिबल एसेट। आपने कहा बैंक ने किसी की गुडविल गिरवी रख के लोन दिया है, ठीक है, कोई पेटेंट गिरवी रख के लोन दिया है, दे आर कॉल्ड एज अनसिक्योर्ड। क्यों? गुडविल बेचनी कैसे रही? पेटेंट भी कोई खरीदार भी तो मिलना चाहिए। पता चला गवर्नमेंट ने प्रोडक्ट पे बैन लगा दिया, ठीक है, अब वो पेटेंट, हाँ, यूजलेस। तो दैट वे सिर्फ टेंजिबल एसेट की सिक्योरिटी को ही सिक्योर्ड माना जाता है। दूसरा, गवर्नमेंट गारंटी या दूसरी बैंक की गारंटी, एग्रीकल्चरल एडवांस। गवर्नमेंट कहती है बिना कोई सिक्योरिटी के लोन दे देना, बैंक वाले कहेंगे हम क्यों दें, आप गारंटी दो, कल को पैसा नहीं आया तो गवर्नमेंट देगी। तो अगर कोई गवर्नमेंट ने किसी लोन पे गारंटी दी है या दूसरी बैंक ने गारंटी दी है तो वो आ जाएगा, ओके। तो मान लीजिए 10,000 में से 8,000 सिक्योर्ड बाय टेंजिबल एसेट है, 500 बैंक गवर्नमेंट गारंटी है, तो अनसिक्योर्ड कितना हो जाएगा? 1500, ठीक है। मतलब यही लोन, हाँ, अब आप कहेंगे कि बिल डिस्काउंटेड में से कितना इधर आया, कितना इधर आया, कितना इधर आया, वो ये शेड्यूल में लिखने की नीड, रिक्वायरमेंट नहीं है, ठीक है। मतलब कौन से वाले लोन का कितना सिक्योर्ड अनसिक्योर्ड था, दैट इज़ नॉट रिक्वायर्ड। बस आप तो टोटल बता दीजिए इस 10,000 में से ये कितना, ये कितना, ये कितना, ओके। अच्छा, वैसे भी एज अ शेयर होल्डर मेरे लिए वो इम्पॉर्टेंट नहीं है कि बिल डिस्काउंटेड में कितना सिक्योर्ड है। मेरे लिए तो हमेशा इंपॉर्टेंट क्या होगा? टोटल में से कितना सिक्योर्ड है, कितना अनसिक्योर्ड है। अब वापस इसी 10,000 को थर्ड क्लासिफिकेशन, इन इंडिया एंड आउटसाइड इंडिया, क्योंकि ये इन इंडिया प्लस आउटसाइड इंडिया था। तो देखिए एडवांसेस इन इंडिया, उसमें प्रायोरिटी सेक्टर, हाँ, इंडिया में प्रायोरिटी सेक्टर कौन सा है? एग्रीकल्चर। देन पब्लिक सेक्टर, मतलब गवर्नमेंट कंपनीज, बैंक्स, दूसरी बैंकों को पैसा उधार दे रखा है। अपने शेड्यूल 4 में आया था बोरोइंग्स फ्रॉम आरबीआई, फ्रॉम अदर बैंक्स, वैसे ही दूसरी बैंकों को पैसा उधार दे रखा है। अदर्स, एडवांसेज आउटसाइड इंडिया, बैंक्स, अदर्स, अदर्स में बिल डिस्काउंटेड, सिंडिकेटेड लोन्स, अदर्स,
और वापस से टोटल। तो वापस से एक 10,000 का इन इंडिया आउटसाइड इंडिया। इन इंडिया में पब्लिक सेक्टर, प्रायोरिटी सेक्टर, बैंक्स, अदर्स। आउटसाइड इंडिया में बिल डिस्काउंटेड, सिंडिकेटेड लोन्स, अदर्स। हाँ, ये सिंडिकेटेड लोन क्या होता है, कई बार बड़ा लोन जब होता है ना, मान लीजिए कोई प्रोजेक्ट आया 25,000 करोड़ का लोन चाहिए, अब बैंक ने कहा आपको लोन दे दिया, कल को कुछ हो गया तो आपके साथ साथ हमारा भी उठाना हो जाएगा। ओके, सो देयरफॉर बैंक्स विल नॉट टेक सच अ बिग रिस्क। तो ऐसे केस में 4-5 बैंक एक सिंडिकेट बना करके, एक कंसोर्टियम बना करके फिर उसको क्या करती है, लोन देती है। एंड वन ऑफ द बैंक्स बिकम्स अ लीड बैंकर, कि भाई रोज़ बातचीत करना, झगड़ा करना, ये बैंक जाएगी। ओके, और हर एक का अपना क्या हो जाता है, प्रोपोर्शनेट शेयर। तो सिंडिकेट बना करके कुछ लोन दे रखे हैं तो यहाँ पर आ जाएगा। शेड्यूल 10 फिक्स्ड एसेट। हाँ, इसमें कुछ नया नहीं है। देखिए, प्रीमाइसेस, कॉस्ट 31 मार्च प्रीसीडिंग ईयर, मतलब कॉस्ट एट बिगिनिंग ऑफ द ईयर, एडिशंस, डिडक्शंस, डिप्रिसिएशन टू डेट, मतलब आज तक का। हाँ, थोड़ा सा फॉर्मेट शेड्यूल 3 वाले से छोटा है भाई। कॉस्ट के वहाँ 4 कॉलम थे, डिप्रिसिएशन के 4 कॉलम थे, फिर डब्ल्यूडीवी था। यहाँ कॉस्ट के 3 कॉलम है, ओपनिंग बैलेंस, एडिशन, रिडक्शन, क्लोजिंग नहीं है कि उन्होंने सीधा माइनस डिप्रिसिएशन करके डब्ल्यूडीवी निकाल दी। क्योंकि देखिए, ओपनिंग बैलेंस लिख दिया, एडिशन लिख दिया, डिडक्शन लिख दिया, तो क्लोजिंग आता है। फिर इसमें से आज तक का डिप्रिसिएशन माइनस करोगे, डब्ल्यूडीवी आएगी। उन्होंने कहा ये बीच में क्यों निकालते हो, सीधा ही लिख दो। अच्छा, डिप्रिसिएशन भी आज तक का, मतलब ओपनिंग प्लस ड्यूरिंग द ईयर माइनस एडजस्टमेंट, ये 3 के बजाय सीधा आज तक का डिप्रिसिएशन माइनस किया, डब्ल्यूडीवी आ गई। हाँ, इतना भी कब काम आएगा, जब क्वेश्चन में डिटेल हो। हाँ बोलिए। है जी, वो इन इंडिया और आउटसाइड इंडिया जो है ना, इसका ग्रैंड टोटल है। ठीक है, सो प्रीमाइसेस, देन अदर फिक्स्ड एसेट्स जितनी भी है। नाउ शेड्यूल 11, बची कुछ एसेट्स, इंटर ऑफिस एडजस्टमेंट, वापस आ गया, उधर भी था ना अभी बताऊंगा थोड़ी देर में। एक्रूड इंटरेस्ट, हाँ ये भी उधर भी आया, उधर भी आया। वो उधर वाला तो पेएबल था, ये रिसीवेबल है। टैक्स पेड इन एडवांस, टीडीएस ब्रैकेट में लिखिएगा नेट। हाँ, एडवांस टैक्स, टीडीएस ब्रैकेट में लिखिएगा नेट। नेट का मतलब अगर एडवांस ज़्यादा है, प्रोविज़न कम है तो 11, प्रोविज़न ज़्यादा है, एडवांस कम है तो किधर जाएगा, 5 में तो मैंने लिखवाया था ना प्रोविज़न फॉर टैक्स। स्टेशनरी एंड स्टैम्प्स, हाँ ये बैलेंस शीट में कैसे आ गया भाई। हाँ, मैंने पहले भी एक आध बार शायद अकाउंट्स में एग्जाम्पल लिया भी था कि मान लीजिए 5 करोड़ की चेकबुक छपवा ली इस बार। अब अभी तक डिस्पैच तो अपन ने 1 करोड़ की है, ये नहीं प्रिंटिंग स्टेशनरी में पूरा 5 करोड़ डाल दो। जितना स्टेशनरी स्टैम्प्स यूज़ नहीं हुआ वो बाद में यूज़ आएगा तो उसका स्टॉक है। हाँ, वो इन्वेंट्री की तरह तो ट्रीट होगा नहीं, क्योंकि बिजनेस तो बैंक का है नहीं भाई, माल बेचना है, तो इट इज़ पार्ट ऑफ अदर एसेट्स। नॉन बैंकिंग असेट एक्वायर्ड इन सेटिस्फैक्शन ऑफ क्लेम, नॉन बैंकिंग असेट्स एक्वायर्ड इन सेटिस्फैक्शन ऑफ क्लेम। समझिए, ये एक टर्म लोन दिया था 5,000 का, ग्राहक ने हाथ खड़े कर दिए भाई हमारे पास तो नहीं है। आपने जो उसने सिक्योरिटी में बिल्डिंग दे रखी थी उसको टेक ओवर कर लिया कि चल खाली कर बिल्डिंग आज से हमारी। तो आप कहेंगे अच्छा बिल्डिंग तो शेड्यूल 10 में जाएगी, तो अब मैं एक एंट्री कर दूं फिक्स्ड एसेट अकाउंट डेबिट टू टर्म लोन, तो इसका इफेक्ट क्या होगा, यहाँ से लोन हट जाएगा और फिक्स्ड एसेट्स के अंदर आ जाएगी बिल्डिंग। बट अंडरस्टैंड, क्या ये बिल्डिंग बैंक ने अपनी ब्रांच खोलने के लिए ली है? नो, ये बिल्डिंग बैंक ने ली है कि बाद में इसको बेच के इस लोन की क्या करेंगे, वसूली। तो इसलिए ये फिक्स्ड एसेट्स में नहीं आएगी, ये बैलेंस शीट में कहाँ पर आएगी, नॉन बैंकिंग असेट एक्वायर्ड इन सेटिस्फैक्शन ऑफ क्लेम। हो सकता है किसी बिजनेसमैन का स्टॉक उठा के ले आए, तो आप कहेंगे फिर तो एक नया अकाउंट खोल दो, हेडिंग खोल दो इन्वेंट्रीज। अरे उसने बेचने के लिए थोड़ी खरीदा, उसका बिजनेस थोड़ी है। तो दैट इज़ व्हाई इट इज़ कॉल्ड एज नॉन बैंकिंग असेट एक्वायर्ड इन सेटिस्फैक्शन ऑफ क्लेम। हाँ, तो जैसे ही अब आपने ये कोई एसेट एक्वायर कर ली उसकी, तो अंडरस्टैंड अब वो आपका लोन ख़त्म हो गया भाई। अब सामने वाला क्या कहेगा, बिल्डिंग भी ले गए, पैसे मांगने आ गए, ऐसे थोड़ी होता है। तो इसलिए वो बैलेंस शीट से मुझे लोन्स एंड एडवांसेस में अमाउंट क्या करना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा, और वो यहाँ पर आएगा। आरबीआई कहता है यहाँ पे भी मैक्सिमम 7 साल तक रहेगा।
7 साल से बिल्डिंग पड़ी है या वो जो भी स्टॉक पड़ा है बिका नहीं, P&L में राइट ऑफ करो, मतलब कुछ होने वाला नहीं। नेक्स्ट अदर्स, अंडरलाइन कर दीजिएगा, P&L का डेबिट बैलेंस। हाँ, अपने शेड्यूल 3 में P&L का डेबिट बैलेंस कहाँ जाता था? रिजर्व सरप्लस में से माइनस, यहाँ पर एसेट साइड में अदर एसेट्स। तो ये 11 शेड्यूल हुए। हाँ, कंटिजेंट लायबिलिटीज़ भी देख लो भाई। फर्स्ट हेडिंग सबके लिए कॉमन है, क्लेम अगेंस्ट बैंक नॉट एक्नॉलेज्ड एज डेट। किसी ने बैंक के खिलाफ केस कर रखा है जिसको बैंक अपनी लायबिलिटी नहीं मानता। लायबिलिटी फॉर पार्टली पेड इन्वेस्टमेंट्स, कोई इन्वेस्टमेंट खरीदें शेयर्स वगैरह जो पार्टली पेड हैं, तो आप कहेंगे उसमें कंटिजेंट लायबिलिटी वाली क्या बात है, वो तो एक्चुअल लायबिलिटी है, कॉल मनी मंगाएंगे जब देना ही है। तो देखिए अभी तक तो मंगाई नहीं है, तो इसलिए एक्चुअल लायबिलिटी तो बनी नहीं। आप कहेंगे पर मंगाएंगे तो सही, फ्यूचर में भी देना तो पड़ेगा ही, वाई नॉट बी ट्रीटेड एज एक्चुअल लायबिलिटी। तो अंडरस्टैंड, दो कारण हैं। एक, उस कॉल मनी की ड्यू डेट से पहले ही अगर मैं वो शेयर बेच दूँ तो मुझे नहीं देना पड़ेगा, कौन देगा? नया वाला शेयर होल्डर। दूसरा, अपन ने एक चैप्टर पढ़ा बोनस इश्यू ऑफ शेयर्स, कंपनी बिना पैसे लिए पार्टली पेड शेयर को क्या कर सकती है? फुली पेड। तो हो सकता है मेरी लायबिलिटी अराइज ही नहीं हो, तो इसलिए कंटिजेंट लायबिलिटी। लायबिलिटी ऑन अकाउंट ऑफ आउटस्टैंडिंग फॉरवर्ड एक्सचेंज कॉन्ट्रैक्ट्स, ये भी बताऊंगा क्या होता है। फिर गारंटी इज गिवन, ये तो अपन ने क्वेश्चन किया ही था, इन इंडिया आउटसाइड इंडिया, एक्सेप्टेंस एंडोर्समेंट अदर ऑब्लिगेशंस, और भी कोई आइटम जिसके लिए बैंक कंटिजेंटली लायबल है। हाँ, अब था आउटस्टैंडिंग फॉरवर्ड एक्सचेंज कॉन्ट्रैक्ट्स। जो भी इंपोर्टर्स एक्सपोर्टर्स होते हैं, वैसे अपने ग्रुप 2 में ही है शायद, AS11 होगा, है कोर्स में, इंटर में। तो जो भी इंपोर्टर्स एक्सपोर्टर्स होते हैं उनका सारा बिजनेस इंडियन करेंसी में नहीं होता, किस में होता है? फॉरेन करेंसी में, मे बी US डॉलर्स, यूरो। तो आप समझिए अगर कोई इंपोर्टर है और सारा बिल US डॉलर्स में आता है, $10,000 का गुड्स मंगाया, अभी थोड़े दिन पहले रेट चल रही थी 75, अब हो गई 77, तो $10,000 के बदले में उस वक्त तो 7.5 लाख देने थे, अब 7,70,000, तो एक्सचेंज रिस्क राइजेस। तो इंपोर्टर्स एक्सपोर्टर्स बैंक्स के साथ फॉरवर्ड एग्रीमेंट कर सकते हैं। फॉरवर्ड एग्रीमेंट का मतलब यही समझ लीजिए, आपने बैंक के साथ डॉलर खरीदने का बेचने का एग्रीमेंट कर लिया एडवांस में ही, और रेट आज ही फिक्स कर ली। तो अब 2-3 महीने बाद जब पैसा आएगा या पैसा देना है, उस वक्त बैंक आपको उसी फिक्स रेट से डॉलर दे देगा, आपको इंक्रीज डिक्रीज इन रिस्क की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। तो दैट इज़ फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट। अब वो फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट बैंक ने कर लिया, समझ लीजिए जैसे गुड्स का भी फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट कर ही सकते हैं ना। कि आपको मान लीजिए 3 महीने बाद कोई प्रोडक्ट चाहिए, तो आप आज ही दुकानदार के पास चले गए, एग्रीमेंट कर लेते हैं, 3 महीने बाद मैं गुड्स लेने आऊँगा, पैसे दे दूँगा। मतलब पैसे भी आज नहीं दे रहे हो, गुड्स भी आज नहीं ले रहे हो, बस सिर्फ रेट आज फिक्स कर रहे हो। ओके, तो अब ऐसे सारे कॉन्ट्रैक्ट्स कंटिजेंट लायबिलिटीज़ है। क्यों? कि कल को बैंक ने एग्रीमेंट तो कर लिया, डॉलर बढ़ गया या कम हो गया, बैंक को फ़ायदा या नुकसान हो सकता है, तो दैट इज़ वाई दिस शोन एज कंटिजेंट लायबिलिटी। अब इंटर ऑफिस एडजस्टमेंट, ये लायबिलिटी में भी था और एसेट में भी है। अब ये क्या होता है? तो देखिए, ये जो अपन बैलेंस शीट बना रहे हैं बैंक की, ये एक ब्रांच की नहीं है, किसकी है? सारी ब्रांचेस की कंबाइंड। मतलब स्टेट बैंक की अगर 5,000 ब्रांचेस हैं तो ये 5,000 ब्रांचेस का कंबाइंड अमाउंट है। आप कहीं फिर ऐसे कंबाइन करते कब होंगे? कंसोलिडेशन होता है। ओके, और अब तो खैर सॉफ्टवेयर ड्रिवन है, सॉफ्टवेयर ये सब क्या कर देता है? कंसोलिडेट। अदरवाइज़ एक एक ब्रांच की ये समझ लो बैलेंस शीट बनती है, फिर उनको क्या किया जाता है? ऐड किया जाता है। अब जैसे अपन ने फर्स्ट डे समझा, एक बैंक का दूसरी बैंक के साथ काम पड़ता है, HDFC का SBI के साथ पड़ेगा तो PNB के साथ पड़ेगा एंड सो ऑन। सेम वैसे ही एक ही बैंक की एक ब्रांच का भी दूसरी ब्रांच से भी काम पड़ता है। ओके, फॉर एग्ज़ाम्पल, अब तो खैर अभी ये सब आउटडेटेड एग्जाम्पल हो गए हैं। डिमांड ड्राफ्ट सुना है आप लोगों ने?
आजकल तो सब ऑनलाइन पेमेंट हो जाता है, अदरवाइज़ हमारे टाइम में हम सीए ज्वाइन करते थे तो एक डीडी बनवाना पड़ता था, डिमांड ड्राफ्ट। ठीक है, द सेक्रेटरी इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया पेबल एट कानपुर, कानपुर ही जाती है ना अपने एप्लीकेशंस। तो अब वो डिमांड ड्राफ्ट बनाने का प्रोसेस क्या था कि सपोज़ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जोधपुर ब्रांच, मैं यहाँ गया 10,000 रुपये लेकर के कैश जमा कराया और इनको बोला है कि इंस्टीट्यूट के नाम का डिमांड ड्राफ्ट ड्रॉ कर दो। तो वो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जोधपुर वाला एक डिमांड ड्राफ्ट एक तरह से चेक ही समझ लीजिए बना करके मुझे देता था। बस इस चेक में और अपने वाले चेक में क्या फ़र्क है, नीचे साइन अपने वाले में अपन करते हैं, इसमें बैंक वाला करता है। इसकी अथॉरिटी अच्छी होती है कि ऑनर होगा ही होगा। भाई बैंक ने लेटर साइन करके दिया ना, बैंक ने चेक साइन करके दिया है कि हाँ साहब ये पास हो जाएगा। अब ये जो डीडी इश्यू होता है ना, तो इसमें लिखा होता है इट इज़ पेबल एट कानपुर ब्रांच ऑफ एसबीआई ओनली, दूसरी बैंक नहीं। अब मैं ये डीडी लेकर के आईसीआई को कुरियर कर देता हूँ, आईसीआईसीआई के पास ये डीडी पहुँच गया। आईसीआईसीआई फिर ये डीडी लेकर के कहाँ पहुँच जाएगी, एसबीआई की कानपुर ब्रांच में, भाई ये 10,000 रुपये दे दो। ओके, अब थोड़ा सा जनरल एप्लीकेशन लगाइए। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में जोधपुर में गया 10,000 कैश लेकर के कि भाई डीडी बना के दो। तो ये जोधपुर ब्रांच वाला क्या एंट्री करेगा, आधा मैं बता देता हूँ। कैश अकाउंट डेबिट 10,000 टू, मेरा नाम लिखेंगे, हाँ मेरा नाम लिख दिया, मेरे अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा, मैं वापस निकाल के ले जाऊँगा पैसे। हाँ, तो अब ये एसबीआई जोधपुर वाला कहेगा ये पैसे किसके बिहाफ पे आए हैं, कानपुर वाले के बिहाफ पे, ये पैसा आप किसको देना पड़ेगा, कानपुर वाले को। तो यहाँ एंट्री होगी टू एसबीआई कानपुर ब्रांच 10,000। हाँ, कानपुर वाले के पास इंस्टीट्यूट पहुँच गए कि दो भाई 10,000, उन्होंने कानपुर वाले ने पैसे दे दिए टू कैश। हाँ, डेबिट किसको करेगा, एसबीआई जोधपुर ब्रांच डेबिट। मतलब इंटर ब्रांच डेबिट क्रेडिट बैलेंसेज रहेंगे। भाई एक ब्रांच दूसरी ब्रांच के साथ ट्रांजैक्शन कर रही है तो डेबिट क्रेडिट बैलेंसेज तो रहेंगे। हाँ, ग्रुप 1 में अपन चैप्टर करेंगे ब्रांच अकाउंट्स, उसमें ये कॉन्सेप्ट आएगा इंटर ब्रांच। तो अब जोधपुर की बैलेंस शीट में कानपुर का क्रेडिट बैलेंस, कानपुर की बैलेंस शीट में जोधपुर का डेबिट बैलेंस। हाँ, पर अपन बैलेंस शीट ब्रांच वाइज तो बनाएंगे नहीं, बैलेंस शीट तो कंबाइन बनेगी। तो जब कंबाइन करोगे तो आपस में क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो डेटर क्रेडिटर म्यूचुअल ओइंग्स की तरह, जैसे अमालगमेशन में था ना कि एक ही डेटर क्रेडिटर हो गया। अब जैसे आपने यही समझ लो, वेंडर कंपनी है, परचेजिंग कंपनी, अमालगमेट कर दिया तो प्रैक्टिकली क्या हुआ, ना तो डेटर रहा ना क्रेडिटर, दिस विल बी कैंसिल्ड। मतलब बैलेंस शीट में कहीं नहीं आएगा, पर आप कहीं फिर भी लिखा हुआ है यहाँ तो इंटर ऑफिस एडजस्टमेंट नेट। 31 मार्च को डीडी बनवाया और 5 अप्रैल को इन कैश हुआ। तो ये एंट्री कब होगी, 31 मार्च को। ये एंट्री कब होगी, 5 अप्रैल को। तो 31 मार्च ईयर एंड है, अब कैंसिलेशन नहीं होने वाला है। मतलब इधर तो एंट्री हो गई, इधर हुई नहीं, तो ये एसबीआई कानपुर का एक नेट क्रेडिट बैलेंस बचेगा। तो इसीलिए इंटर ऑफिस एडजस्ट, इंटर ऑफिस मतलब अपनी बैंक के एक दूसरे ऑफिसेस का एडजस्टमेंट। नेट अगर क्रेडिट है लाइबिलिटी साइड, नेट अगर डेबिट है एसेट साइड। हाँ, ये सिर्फ समझाने के लिए था, क्वेश्चन में बैलेंस दिया हुआ होगा, डेबिट है तो एसेट्स में टिका देंगे, क्रेडिट है तो लाइबिलिटीज़ में। ठीक है, तो आज ये घर पे थोड़ा रिव्यू करना, फिर कल कंटिन्यू करेंगे।